नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर मैं बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके सारे जो गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट्स और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम के, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और साथ ही दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि आगे आज हम कौन सी पीडीएफ्स को जो है, जो हमारे जो पीडीएफ में, जो हमारे आज के पीडीएफ में जो टॉपिक्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है उनको देखेंगे। और ये इंस्टाग्राम का पेज भी हमारा जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और हमारे कई सारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसका मैक्सिमम जो है बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है आज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम। दरअसल जैसे वेस्ट में होता है कि जब हम कोई एक कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए हम ह्यूमैनिटी से कोर्स कर रहे हैं, अब हमें साइंस में जाना है या साइंस में कर रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी में जाना चाह रहे हैं, एक कॉलेज में कर रहे हैं दूसरे कॉलेज में, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। तो उसी फ्लेक्सिबिलिटी को एंश्योर करना है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी से वो कहीं ना कहीं क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। तो उसी का एक ये विकास का अगला चरण है, इसको देखेंगे। शिक्षा का संदर्भ है, ये आपका जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन कोर पार्ट है आपका पॉलिटी का, ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए हमको। आर्टिकल 243 के आप लोग पढ़ते हैं तो देखेंगे हम लोग इसको। इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसमें जो अभी ग्लासगो में हमारा कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंतर्गत जो हमारे टारगेट्स वगैरह हैं, है ना, 2070 का आपको पता है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन पे हमको पहुंचना है ना। तो उसी के संदर्भ में ये क्या है, आपका विकास का एक अगला चरण है। जैसे पेरिस क्लाइमेट डील, उसके अंतर्गत आईएनडीसी, है ना, ये सब क्या है, लगातार एनवायरमेंट के अंतर्गत उभरता हुआ हमारा टॉपिक है जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंट का पार्ट ही आपका थर्ड पेपर में रख सकते हैं, एनर्जी के अंदर आप इसको रख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, मैंने कई बार हमने इसको चर्चा किया है, आज भी ये है, इसके बारे में हम डेली पढ़ते हैं। और एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से लगभग 100 से 120 नंबर जीएस पेपर थर्ड में और एक ऐसे भी आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि आज भी 50% जो हमारी पॉपुलेशन है उसका कंट्रीब्यूशन है किसमें, बताइए जरा, प्राइमरी सेक्टर और एलाइड सेक्टर में। लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वो कितना है, 15%। अब देखिए आपकी 50% लोग संलग्न हैं और जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन 15%, तो डिस्पैरिटी समझ में आ रही है। तो फिर कहां से समावेशी विकास होगा, कहां से होगा सतत विकास, तो उस संदर्भ में हम इसको भी देखेंगे। एग्रीकल्चरल जो मार्केटिंग है उसमें क्या समस्या है, क्या लूप होल है, एपीएमसी देखा होगा आपने, जो ई नाम आया है वो देखा होगा, उसमें डेरिवेटिव मार्केटिंग है, स्पॉट मार्केटिंग है ना, ये सब हम देखेंगे। इसके बाद फिनटेक ओपन हैकाथन है, तो ये आपका नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इनोवेटिव जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जो आपके ट्रांजैक्शन वगैरह है उसमें जो है सॉल्यूशन प्रदान करना है, तो वो ई गवर्नेंस का पार्ट हो गया आपका। और वहां से क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर कर रहे हैं, तो वही ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस उससे ही जुड़ा हुआ है आपका, तो टेक्नोलॉजी में रख सकते हैं। जीएस पेपर 2 के आंसर में हम इसको एज ए एग्जांपल यूज कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा आज का टॉपिक है बिल्कुल कंटेक्चुअल है, स्कीम के बारे में जानना है हमको। तो यहाँ पर जो है यूजीसी ने एक स्कीम जो है लॉन्च की है ना, वो आपका क्या है नाम उसका, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे कोई आदमी कहीं पर किसी संस्थान में अध्ययन कर रहा है तो उसको जैसे जैसे वो एग्जाम को जैसे पास करता चला जाएगा अपने सेमेस्टर को या जैसा भी सिस्टम है वहां पर, तो उनके एक अकाउंट बना दिया जाएगा। जैसे बैंक में होता है तो वैसे इनका एक अकाउंट होगा, इसमें क्रेडिट्स होंगे, लेकिन वो क्रेडिट किससे रिलेटेड होंगे, उनके अध्ययन से संदर्भित, समझिएगा, फिर उसको वो यूज कर सकेंगे। तो ये अपने
मतलब किस एस्पेक्ट में ये आपकी यूनिक है स्कीम, तो इसमें मान लीजिए समझिएगा कि कोई स्टूडेंट जो है किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, ठीक, उसने वहां से कोई डिग्री की पास किया, तो एक उसको मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अब वो क्रेडिट का यूज कैसे करेगा कि एबीसी स्कीम के अंतर्गत उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, कोई भी जैसे वो कोर्स कर रहा है, अब किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन चाहिए तो वो उसको वहां पर यूज कर सकेगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका सेंट्रलाइज्ड है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ठीक है ना। ये पॉलिसी बनानी थी नई शिक्षा नीति, तो इसके लिए कमेटी कौन सी बनाई गई थी बताइएगा जरा, उनका नाम क्या था, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए आप लोग, वही हम लोगों को जो है मोटिवेट करता है, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा एजुकेशन के संदर्भ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर समग्रता में और जो अंतर विषय मल्टीडिसिप्लिनरी जो हमारा एस्पेक्ट है उसको वहां पर से हम क्या कर पाएंगे, मोबिलाइज। आप वेस्ट में देखेंगे तो जो आदमी फिजिक्स पढ़ा रहा है पता चला कि वो आपका बायो भी पढ़ा रहा है। हमारे यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट्स को अलग बांट के देखते हैं। जीएस में आप चारों पेपर का सिलेबस देखेंगे तो कहीं ना कहीं से इंटरलिंक, तभी तो हम बोलते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में पढ़ना और तभी हमारे आंसर में क्या आएगी, समग्रता आएगी, है ना। तो उसी से संदर्भित उसी चीज को यहां पर एड्रेस किया जाएगा। अब समझिए कि एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट्स है क्या, बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं। एक तरीके से ये वर्चुअल डिजिटल स्टोर हाउस है, ठीक, कि जो भी इंडिविजुअल स्टूडेंट जो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में है, किसी भी एकेडमिक्स में है, तो वहां पर उसने जब कोई कोर्स पास किया तो उसको क्रेडिट मिलेगा, वो क्रेडिट उसके एक अकाउंट में शो करेगा जिसको वो यूज कर सकता है कहीं और एडमिशन वगैरह लेने में, नॉर्मल सी चीज है। अब ये क्या है आपका, ये फैसिलिटी क्या देगा, तो सीधी बात है कि यहां पर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है एवरी स्टूडेंट को, तो उनको क्या किया जाएगा, एक इंडिविजुअल अकाउंट दिया जाएगा, वो भी डिजिटल फॉर्मेट में है। तो ट्रांसपेरेंसी है, जो भी क्रेडिट से सामने शो करेगा उसको वो मोबिलाइज करके उसको यूज करके उसको वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। जब वो कोई भी स्टूडेंट क्लियर करेगा एग्जाम तो जो क्रेडिट्स होंगे ऑटोमेटिकली वहां पर अवार्ड हो जाएंगे स्टूडेंट को, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए ये स्कीम किस तरीके से अलाउ करेगी, समझने की जरूरत है बस, कि जो स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई अंडर ग्रेजुएशन में है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में है, तो वहां से एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। जैसे आज आप कहीं से डिग्री कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर आपने कर लिया वहां पर, और सेकंड ईयर में आप सोचे कि कहीं और चले जाए, तो बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे हैं कि जो बहुत टफ बनाते हैं, एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। तो यही एग्जिट का ऑप्शन भी यहां से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से दूसरी जगह भी जाकर वो प्रवेश ले सके, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो जो अर्जित कर सकता है क्रेडिट वो 50% कर सकता है ना। 50% जो क्रेडिट है उसका विद्यालय विश्वविद्यालय के बाहर से 50% तक क्रेडिट अर्जित कर सकता है ना। नॉर्मल सी चीजें, इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए आईआईटी में वो क्या है, एनरोल्ड है, तो अगर वो आईआईटी से बाहर की किसी भी पाठ्यक्रम में अगर वो प्रवेश लेना चाहता है तो उसको 50% तक क्रेडिट वो वहां पर अर्जित कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कोई साइंस रिलेटेड कोई भी कोर्स है, उसमें एनरोल्ड है कोई स्टूडेंट आपका, अब वो ह्यूमैनिटी में जाना चाहता होता है ना कि यूपीएससी के पहले हम इंजीनियर हैं और जब तैयारी करने आए तो हमको जीएस पढ़ना पड़ता है। वैसे ही समझिए कि यहाँ पर जो है अगर हम क्या कर रहे, कोई स्टूडेंट है वो साइंस से रिलेटेड किसी करिकुलम में किसी कोर्स में उसने अपना एनरोल करवाया अपने आप को, अब उसके बाद उसको अब ह्यूमैनिटी पढ़ना है, तो वो उस विशेष विश्वविद्यालय के बाहर ह्यूमैनिटी के संदर्भ में एडमिशन ले सकता है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद एडवांटेज क्या है, तो सीधी बात है एग्जिट और इंटर के ऑप्शन मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। दूसरी बात, यहां पर स्टूडेंट्स के अंतर्गत जो अपने करियर को लेके जो उनको चॉइस करना है, जो उनको निर्णय लेना है, तो उनके पास जो विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, वृहद हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जैसे ऑनलाइन पोर्टल है, स्वयं के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पर कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज होंगे जो ऑफर किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो उनको अवेल कर सकेंगे वहां से, और वहां से भी ऐड कर सकेंगे अपने क्रेडिट्स को उनके एबीसी अकाउंट में। इसके बाद ये बर्डन को भी रिड्यूस करेगा इंस्टीट्यूशंस में, कि मान लीजिए कोई स्पेशलिस्ट है ह्यूमैनिटी में, उसके पास साइंस का कोर्स नहीं, साइंस वाला जो है उसके पास ह्यूमैनिटी का कोर्स नहीं है, तो वो उसको उस विषय में जो है अपने निकाय को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं, तो उसके पास बर्डन नहीं आएगा, वो वहां से सफल करके दूसरी जगह जा पाएगा, तो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी बर्डन कम होगा, ठीक है ना। अब इसके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका हम नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे, क्योंकि हर एस्पेक्ट में हमको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है दोनों, उसी को हम इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कई सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, है ना, तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि इनमें होड़ लग जाएगी कि हम भैया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है, कहीं वहां पर जो है वो क्या ना करे, वहां पर ढील ना दे दे, तो उससे कहीं ना कहीं क्वालिटी पे ऋणात्मक जो है वहां पर प्रभाव देखा जाएगा गुणवत्ता के संदर्भ में, है ना, नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाएगा क्वालिटी के एस्पेक्ट पे। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्वालिटी की कमी हो जाएगी, है ना, उसी चीज को यहाँ पर इन्होंने आगे की ओर दिया। जैसे मान लीजिए
कि कोई व्यक्ति है प्रीमियर इंस्टीट्यूट में वो पहले से पढ़ रहा है, जैसे आईआईटी है, आईएएससी है, आईआईएम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अगर उसने वहां से क्रेडिट लिया और किसी अन्य विश्वविद्यालय में गया तो वो वहां पर आसानी से ज्यादा स्कोर कर सकेगा। समझ रहे हैं आप, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर क्या हो सकता है कि रिड्यूस कर सकता है टीचिंग पोस्ट को जो आपके स्मॉल इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हायर जो आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर जो छात्रों की संख्या की जो आपकी गणना वगैरह की जाती है ना, तो उनका बहुत बड़ा एक जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो वहां पर काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो छात्रों का एक जो बड़ा हिस्सा होगा तो वो वहां पर नामांकन नहीं करेगा छोटी जगह, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, छोटी जगह नहीं करेगा। इसको ऐसे बिल्कुल सिंपल करके समझिए कि जो टीचिंग पोस्ट है स्मॉल इंस्टीट्यूट्स में वो रिड्यूस हो सकती है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में ही और गुणवत्ता बढ़ेगी। तो जो छोटे जो आपके पिछड़े इंस्टीट्यूट है वहां पर जो है शिक्षा के अंतर्गत समावेशन नहीं हो पाएगा, है ना। ये हर जगह देखेंगे आप, कोई जज होगा, कोई वकील होगा, कोई डॉक्टर होगा तो रिमोट एरिया में जाके काम करने के लिए उसके पास मोटिवेशन नहीं, क्योंकि सारी सुविधाएं तो आपको कहां मिल रही है, मेट्रोज में, सिटीज में, समझ रहे हैं आप। उसी तरीके की समस्या यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद ये कंक्लूड कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीजें देख जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसके 2-4 पॉइंट हमको याद रखने हैं, है ना। इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस योजना पे लिख दीजिए आप, स्टेट पीसीएस से पूछ सकता है, यूपीएससी नहीं पूछेगा। शिक्षा के अंतर्गत एक आयाम में फ्लेक्सिबिलिटी के संदर्भ में हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो जैसे आर्टिकल 324 देखते हैं आप, तो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात है ना। उसके अंतर्गत फिर जब हमारे यहाँ पंचायती राज अमेंडमेंट आया, म्युनिसिपैलिटी के लिए जब एक्ट है 73, 74, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ा, जो थर्ड टियर के जो भी आपके चुनाव होते हैं उसके सुपरविजन के लिए, उसको जो है रेगुलेट करने के लिए, ऐसा समझिए, ठीक है। तो अभी एआईएडीएमके ने एक ये बोला है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो उसने चुनाव नहीं कराया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमको स्टेट इलेक्शन कमीशन देखना है, ठीक। तो पहली बात 243 जो कि आर्टिकल है वहां पर लिखा गया है कि भैया जो स्टेट के अंतर्गत जो सुप्रिंटेंडेंस है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है आपका किसके प्रिपरेशन में, इलेक्टोरल रोल्स के, है ना, कंडक्ट करना फ्री फेयर और इंपार्शियल इलेक्शन किसके संदर्भ में, थर्ड टियर लोकल बॉडीज के, तो वो शक्ति किसके अंतर्गत वेस्टेड है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, ठीक। अब यहां देखना है कि इस जो आपकी बॉडी है, ये निकाय है, इसकी संरचना क्या है। तो सबसे पहले चीज, इसके जो आपके चीफ होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो वहां राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ कौन करेगा, गवर्नर करेगा, सीधी बात है। इसके बाद इनका जो ऑफिस है, जो कंडीशन है सर्विसेज की, टेन्योर है जो आपका ऑफिस का, वो डिटरमाइन कौन करेगा, गवर्नर करेगा। इसके बाद इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से स्टेट हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, सेम है। वहां से आप कंपेयर करिए सेंटर से, इलेक्शन कमीशन से, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए है ना बात, तो यहाँ पर स्टेट का हाई कोर्ट आ जाएगा। सारी चीजें एक जैसी है, रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनको एक बार अगर जब नियुक्त किया जाता है तो उनके जो सेवा के दौरान जो भी शर्तें हैं उस पर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि इनको संरक्षण देंगे तभी तो वो जो है बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी दबाव के जो है निष्पक्ष रूप से वहां पर अपना निर्णय दे सकेंगे। क्योंकि लोकतंत्र का, किसी भी सफलता लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार क्या है, चुनाव है भैया। जब वही पार्शियल हो जाएगा, वहां पर फेयरनेस नहीं होगी, फेयर और फ्री इलेक्शन जो है, स्वतंत्र जो है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, तो पूरे के पूरे लोकतंत्र पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वो जिस उद्देश्य से बनाया गया है वही आपका भ्रष्ट हो सकता है, वहां से हम विचलित हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो थर्ड टियर है उससे रिलेटेड सभी चुनाव से संदर्भित जो मामले हैं उनके संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसको है, तो स्टेट लेजिस्लेचर को है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को, इसको ध्यान से देखना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमको अपने पास रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि और भी ज्यादा इंसेंटिव देने की जरूरत है ना, ठीक है। अब कारण क्या है कि जब भी हम कोई नई चीज लाते हैं उसमें इंसेंटिव नहीं देंगे तो लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो वो उस फील्ड में आएंगे क्यों, ठीक है। अब इस पॉलिसी के कुछ कंटेक्चुअल पार्ट देख लेते हैं। तो सीधी बात है, अभी जो हमारे यहाँ हरित हाइड्रोजन और ग्रीन जो अमोनिया है, उस पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक जो इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको कितना करना है, बढ़ा के 5 मिलियन टन करना है। और भारत को यहाँ पर ये जो आपका क्लीन एनर्जी है इसके एक्सपोर्ट हब के रूप में हमको क्या करना है, भारत को स्थापित करना है। नॉर्मल सी चीजें बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ना। यहाँ पर आईएनडीसी, पेरिस क्लाइमेट डील, है ना, क्लाइमेट चेंज सब जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए अब इंसेंटिवाइज करना तो किस तरीके से करेंगे, है ना। तो इसमें है क्या करेंगे कि बोलेंगे कि 25 साल तक अगर कोई भी आदमी इस तरीके का प्लांट लगाता है तो 25 साल तक उनको फ्री पावर ट्रांसमिशन दिया जाएगा किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट को सेटअप करने के लिए, है ना।
ठीक है, लेकिन वो जो है आपका क्या है, उसके लिए कुछ शर्त है कि वो किस तरीके से होगा, उनको इंसेंटिव देना तो कुछ क्राइटेरिया होगा। तो बोला जा रहा है कि जुलाई 2025 से पहले जो आपका इस तरीके का रिन्यूएबल जो आपका प्लांट है स्टैब्लिश किया गया हो, तभी उसको 25 साल तक जो है पावर सप्लाई वगैरह फ्री में मिलेगी। ठीक है ना। उसके बाद जो इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम किसी भी चीज की सप्लाई करते हैं तो वहां पर कोई टैक्स लगता है, कोई ड्यूटी लगती है, तो वहां पर भी उनको क्या किया जाएगा, वेवर किया जाएगा, मतलब वो जो वहां पर शुल्क लगाया जाएगा उनको फ्री किया जाएगा, तभी तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। नॉर्मल से चीजें पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नए नए जो है ये प्लांट सेटअप कराने हैं, तो वहां पर इंसेंटिवाइज करना, इसलिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जब प्रोडक्शन है किसी भी एनर्जी का हो रहा है, तो अगर उसको लोगों तक उसकी पहुंच सुलभ करना है, सहज करना है, तो उसको क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए ना, तभी तो वो आपकी वाइबल होगी लोगों के लिए, तभी तो लोग उस तरीके के आयाम को अपनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल से चीज है ये जो यहां पर बताया जा रहा है। अब समझिएगा यहां पर कि यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत सारी, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज है, जो ऑयल रिफाइनरी है, जो हमारा फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, स्टील है ना, तो वहां के लिए इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हम अगर खुद इसका डोमेस्टिक रूप से प्रोडक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, ज्यादा इजी होगा, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। उसी के संदर्भ में ये आपका बताया जा रहा है, इसलिए जो है इस तरीके की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हम प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन को, तो किस किस जो आपकी इंडस्ट्री है वहां पर इसका यूज होता है। तो ऑयल रिफाइनरी है, हमने बोला, फर्टिलाइजर है, इंडस्ट्री, स्टील सेक्टर से, ये आपके की इंडस्ट्रीज है जहां पर इसका यूज किया जाता है। लेकिन जो अभी वहां पर हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है, जो प्रोड्यूस की जा रही है हाइड्रोजन, तो उसका जो क्या जो रॉ मटेरियल है, जो आपका क्या ऐसा सोर्स है जिससे उसको जनरेट किया जा रहा है, तो नेचुरल गैस से किया जा रहा है, नैफ्थलीन पे, जो आपका ग्रीन फ्यूल नहीं है। इसलिए वहां पर हम बोल रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करके वहां पर रिन्यूएबल जो एनर्जी का सोर्स है उससे वहां पर उसका उत्पादन किया जाएगा। ठीक है ना, और इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी का क्या है, डोमेन है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल बना देंगे, जहां पर सारे इस तरीके के प्लांट के सेटअप के जो क्लियरेंस से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो वहां से कराए जा सकेंगे। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है कि जो आपके प्रोड्यूसर होंगे, जो आपके प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो जो सरप्लस होगा जो क्लीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, वो 30 दिनों तक अपने पास रख सकते हैं और वो अपने यूज के हिसाब से जो है उसको मोबिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो उनकी अपने उपयोग के अनुसार से जो उनको आवश्यकता है उस तरीके से वो उसको उपभोग कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके बाद हमको ये क्लीन एनर्जी के अंतर्गत जो ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके एक्सपोर्ट हब के रूप में भारत को स्थापित करना हमारा एक लक्ष्य के रूप में है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि भैया जो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो किस मार्केट में, तो जापान, जर्मनी की तरफ जो है हमारा विशेष ध्यान है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि निर्यात को बढ़ावा देना है, तो भैया पोर्ट वोर्ट से करोगे, तो जो पोर्ट आपका क्या है, अथॉरिटी है, वहां पर निर्यात से पहले स्टोरेज की मतलब जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर भी जो है उनको उस तरीके की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि वो बंकर वंकर रख के वहां पर स्टोरेज कर सके। ठीक है ना, और कुछ वो चार्ज करेंगे और उसके लिए वहां पर वो आपको साइट वगैरह प्रदान करेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए ग्रीन एनर्जी के सारे सिग्निफिकेंस एक ही होते हैं। पहली चीज ये कि जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे, जैसे कोल है, क्रूड है ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो उनके कारण जो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज, जो पोल्यूशन हो रहा है, उस चीज को हम क्या कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को कहां पर ले जा सकेंगे हम, हरित ऊर्जा में। तो जो हम आईएनडीसी के लक्ष्य है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात, जो ग्लासगो इस बार क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आपका क्या किया है, एक कमिटमेंट लिया है, जो कि हमारा एम्बिशियस टारगेट है कि 2070 तक जो है हमको डीकार्बनाइज करना अपनी इकोनॉमी को और नेट जीरो एमिशन के टारगेट को प्राप्त करना है। तो उसको भी प्राप्त करने में कहीं ना कहीं ये अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। तो भैया ये फ्रीली पाया जाता है नेचर में, है ना, और ये जो आपका कॉम्बिनेशन पाया जाता है H2O के साथ पाया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह आप लोग जानते होंगे, उसी से संदर्भित है। ठीक है ना, तो यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी है, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या है, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब एनर्जी इंटेंसिव है ये आपका पहली चीज। उसके बाद जब इसको निकाला जाता है तो इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का यूज किया जाता है, टेक्निक का। ठीक है ना, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के टाइप्स बता रहे, तो ग्रे हाइड्रोजन पॉल्यूशन से रिलेटेड एक तरीके से, तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस या बाई प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके, तो उससे निकाला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रे। ब्लू की बात करें
तो जो आपका इसका भी सोर्स फॉसिल फ्यूल्स है और इसमें एमिशन इंक्लूडेड है जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है ना। तो जो आपका कैप्चर किया जाता है और स्टोर किया जाता है, नॉर्मल सी चीज है, ये आप पढ़ जाइएगा, ठीक है। अब ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह जो है ज्यादा बेटर है, तो ग्रे सबसे खराब हो गया, उससे अच्छे ग्रेड का ब्लू हो गया, सबसे बढ़िया हो गया ग्रीन, क्योंकि ग्रीन लग गया तो वहां पर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, है ना। तो ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो ये सबसे बेस्ट है, ये आपका कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात करें तो ये हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसको डिस्कस किया, आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है लगातार हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो चैलेंजेस ये है कि पहली चीज ये है कि आपके यहाँ उत्पादन तो बढ़ रहा है, अब उत्पादन कौन कर रहा है? किसान गया मंडी में, वहां पर बिचौलिया जो है वो लिया किसान से 2 रुपए में कोई सामान। आप मान लीजिए टमाटर, आप देखिए कि मालवा साइड में लोग रोड में टमाटर फेंक देते हैं, है ना। अब वहां पर रोड में टमाटर फेंक देते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी पूरी मेहनत लगी है, समय लगा, लेकिन उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया, वो वहां पर फ्रस्ट्रेट होकर वहां पर बेच रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो है, लिंकेजेस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, ना तो कोल्ड स्टोरेज है ना, तो वो रखेगा कहां? अब इस तरीके की चीजें का भंडारण नहीं करेगा, तो जो आफ्टर हार्वेस्ट, जो आपकी खेती के बाद के होने वाला अपव्यय है, उसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे यहाँ किसानों की आय ना बढ़ने में। एग्रीकल्चरल जो हमारा सेक्टर है उसको प्रॉफिटेबल ना बनने के लिए जो सबसे बड़े रीजन है उनमें से ये एक है, आप समझिएगा, ठीक है। तो उतने किसान ने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अगर उसको उसका मूल्य उचित नहीं मिला तो उसका तो जीवन स्तर वैसा ही है, क्योंकि 2 रुपए में आया और मंडी में जो आया उसने 2 रुपए में खरीदा। जो ब्रोकर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं और मार्केट में आते होते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर हम लोग हैं, हम उसको 40 रुपए 80 रुपए किलो में सब्जी को खरीद रहे हैं। तो भैया हमको भी घाटा और जो उगा रहा है उसको भी घाटा। पैसा किसने कमाया? मिडिल मैन ने। तो इसी मिडिल मैन को खत्म करने के लिए एपीएमसी में ड्रॉबैक था, तो हमने ई नैम लाए, है ना। वही तो है इसका कंटिन्यूएशन। ऐसे आप इसको कनेक्ट करके पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये सीधी बात है कि इसमें कृषि की जो उत्पाद है उसको खरीदना, मंडी तक पहुंचाना और उसकी बिक्री, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इसमें शामिल है। तो इसको देख लीजिएगा, नॉर्मल सी चीज है। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग देखेंगे तो भारत में टोटल जो प्रोडक्शन होता है ना, जो फार्मर्स जो आपके बेचते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा कमाते हैं बिचौलिए, ये सबसे बड़ा आपका क्या है? समस्या है। जैसे आप एपीएमसी एक्ट देखेंगे तो उसके अंतर्गत कार्टेलिंग होती थी। अब कोई किसान है, उसने एक तो क्रेडिट की सुविधा भी उपयुक्त मात्रा से उपलब्ध नहीं है, तो एक तो वो साहूकार से पैसा लिया, अब उसने पूरा पैसा लगा दिया, उसने उत्पादन किया और वहां से वो शहर गया मंडी तक। अब मंडी से वो वापस लौटा के नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके पास तो स्टोर करने के लिए भी कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो उसको बेचना ही है। अब वहां पर 10 लोग एक साथ मिल गए, बोले कि भैया 2 रुपए किलो के हिसाब से इसको ज्यादा नहीं देना है, तो वो जाए कहां? उसके पास विकल्प नहीं, तो उसको बेचना ही पड़ता था। तो इसका पूरा फायदा उठाते थे मिडिल मैन। उसके बाद हैट्स एंड शैंटीज, तो ये आपके वहां के हाट बाजार वगैरह से संदर्भित है ना। जैसे एक छोटे बाजार है, सप्ताह में 1-2 बार किए जाते हैं, एक जो है विशेष अवसरों पे किए जाते हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद मंडीज और होलसेल मार्केट, ये आपके मंडी वही है जो आपके रजिस्टर्ड एपीएमसी के अंतर्गत होते थे, है ना। थोक बाजार वगैरह है, देखा होगा आपने। कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है, तो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग थी उसकी एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए और जो मिडिल मैन है उनके एक्सप्लॉयटेशन से किसानों को बचाने के लिए इस तरीके की कोऑपरेटिव जो है, जो आपकी मार्केटिंग से संदर्भित संस्थाएं, उनका जो है वहां पर स्थापना किया गया। उससे क्या हुआ कि जब ये एक साथ हो जाते हैं, किसान एक है तो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम है, जब वो समूह में रहते हैं तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उनके हितों का संरक्षण इसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या है? तो पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस और वही पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको सबसे पहले जो है इस तरीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके हमको कुछ सिनॉप्सिस बना लेना चाहिए, ठीक है ना। इम्प्रॉपर वेयर हाउस, क्या ये आपका कोल्ड चेन जो है उससे रिलेटेड नहीं है? 2008 की एक स्कीम थी, उसका नाम था आपका क्या? मेगा फूड पार्क स्कीम, हब एंड स्पोक मॉडल, आप लोगों को पता होगा। उसी तरीके से ये है कि अनुपयुक्त तो हमारे यहाँ जब गोदाम है तो हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है वो बहुत ज्यादा है, सीधी बात है, क्योंकि साइंटिफिक मैनर में हम स्टोरेज नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे यहाँ फूड की जो ग्रेडिंग है और स्टैंडर्डाइजेशन है ना, जो भी आपका फूड प्रोडक्शन है, जो आपका प्रोडक्ट्स है, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, तो कृषि उत्पाद है, तो उसकी ग्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसका मूल्य कैसे मिलेगा? बताइए। हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स होता है, अब्रॉड में लोग उसको खरीद लेते हैं, उसी को फिर प्रोसेस करके हमारे यहाँ बेचते हैं, समझ रहे हैं आप। तो वैल्यू एडिशन का खेल है यहाँ पर, है ना। जैसे टमाटर बिकेगा 40 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, आप कितने दिन बेच सकते हो कोल्ड स्टोरेज में? एक नियत समय तक, लेकिन उससे
आपने सॉस बना लिया तो सॉस पर बिक रहा है 150 रुपए में और 2 साल तक बिक रहा है। आप समझ रहे हैं वैल्यू एडिशन का खेल, ठीक है ना, वो है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हमारे यहाँ इनएडिक्वेट है, लार्ज नंबर में प्रेजेंस है हमारे मिडिल मैन की, माल प्रैक्टिसेस है अनरेगुलेटेड मार्केट्स की, इनएडिक्वेट जो है अवेयरनेस है मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन है, इनएडिक्वेट हमारे क्रेडिट फैसिलिटी, सारी चीजें वही है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है आगे का रास्ता, तो जो आपने ऊपर समस्याएं बोली है उसमें आप बता दीजिए कि यहाँ पर जो है इस समस्या को खत्म कर दीजिए, यही है वे फॉरवर्ड। पहली चीज ये कि जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाना है, किसमें, मूवमेंट में, पूरे देश के अंतर्गत। भैया ई नैम में क्या बोले, वन नेशन वन मार्केट, मतलब क्या कि आप यूपी में बैठे हैं, यूपी का कोई किसान है, उसने कुछ उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद वो उसको बेचना चाह रहा है, तो अब वो ऑनलाइन देख रहा है ना, डेरिवेटिव मार्केट में, कि भैया एक साउथ में बैठा हुआ आदमी मुझे इतने रुपए पर केजी दे रहा है, इसमें मेरी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है उसकी ग्रेडिंग सब वहां पे हो जाएगी। तो उसको जब 10 लोग खरीदने वाले होंगे तो उसके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे, तो वो अपने मन से वहां पर क्या कर सकेगा, बेच सकेगा। अभी तो उसको पहुंचने के बाद केवल बिचौलिए को बेचना पड़ता था, ठीक है, उसको ऐसे समझिए। तो इस तरीके से जो मूवमेंट है पूरी कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है। दूसरी चीज यहाँ पर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन को हटाना है नॉन फूड कमोडिटीज में, जैसे कॉटन है ना, जो ड्यूरेबल और आपके प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज हैं उसके अंतर्गत, ठीक। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे तिलहन वगैरह है, ठीक है ना, अब इसके अंतर्गत जो इंपोर्ट के संदर्भ में है जो पॉलिसी, उसका रैशनलाइजेशन करना है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसका बहुत ज्यादा आयात कर लेंगे किसी चीज का, तो हमारे यहाँ इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, जो आपका ट्रेड अकाउंट है, वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। अगर हम उसको हमारे यहाँ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे यहाँ रोजगार की सुविधा भी ज्यादा होगी, हमको फायदा भी ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाएगा और प्रति व्यक्ति के जो जीवन स्तर है उसमें भी सुधार करेगा, ऐसे इसको कनेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पर बोलना है कि स्टोरेज फैसिलिटीज को अच्छा करना है हमको, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है उसको हम क्या कर सके, मिटिगेट कर सके, है ना, कम कर सके। तो इससे जो हमारे फार्मर्स के इनकम को डबल करना है, 2022 तक करना था, 22 आ गया, देखिए कब तक हो जाती है डबल, है ना। तो उसको भी जो है उस नीति को जो है उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना, किसानों की आय को बढ़ा पाएंगे यहाँ पर। इसके बाद पूरे के पूरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में सुधार की जरूरत है, जैसे ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट, कोल्ड चेन जो है आपका कोल्ड स्टोरेज, उसमें हमको वहां पर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ताकि जो पेरिशेबल कमोडिटीज है, जैसे पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे दूध है, फ्रूट्स है, आपके वेजिटेबल्स है ना, तो उनको भी जो वहां पर अच्छे से हम कोल्ड स्टोरेज बना देंगे तो आराम से ज्यादा दिन तक उसको शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ा देंगे हम, तो उससे क्या होगा कि हम उससे अच्छी आय अर्जित कर पाएंगे, है, किसान की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट को जो है इनवाइट करना है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन के लिए, ताकि जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप देखते हैं ना कि चुनाव आया नहीं कि पता चला प्याज 150 रुपए किलो हो गई, तो आजकल उसमें भी होता है ना, होल्डिंग्स वगैरह का खेल, तो हम उस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी में जो है काफी सारा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारे क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट में हम वहां पर क्या कर सके, एनहांसमेंट कर सके। ये रूल देख रहे हैं हम लोग, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करें वहां पर, है ना। आप देख रहे होंगे कि इस समय तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, है ना, फोर्टिफिकेशन वगैरह भी आ गया, तो वो सब चीजें हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करना, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए, कृषिगत उत्पाद के संरक्षण के लिए, है ना, उस तरीके की चीजों के लिए, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बिल्कुल कंटेक्चुअल है, फिनटेक ओपन हैकाथॉन है। ये नीति आयोग ने फोन पे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। फोन पे है मतलब कोई डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, तो उसी से रिलेटेड कोई आपका क्या होगा, इनिशिएटिव होगा, ऐसा हमको समझ लेना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है पहली बार जो है ये ओपन टू ऑल हैकाथॉन जो इवेंट है वो जो है इस तरीके के आइडिया को क्या किया जा रहा है, आपको जमीनी स्तर पर जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो होगा क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाए जाएंगे, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना। ये आपको क्या करेगा, एक तरीके के अवसर जो है उपलब्ध कराएगा, एक तरीके के किसको, इनोवेटर्स को, है ना, डिजिटल क्रिएटर्स को, डेवलपर्स को, है ना, पूरे भारत देश के संदर्भ में, ताकि वो नए नए आइडियाज को जो है फॉर्मुलेट कर सके और इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है ना। और वैसे भी हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, रेगुलर देख रहे हैं आपकी सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही है, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत है, तो यहाँ पर हमको काम करने की आवश्यकता भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ओपन डेटा एपीआई की बात की जा रही है ना, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आप ये याद रखिएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड ही आपका यहाँ पर फोकस किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स को, जहां पर फोकस किया जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को,
ठीक है ना, जो अल्टरनेटिव रिस्क मॉडल है आपके लैंडिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहां पर फोकस करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन को मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका वित्तीय समावेशन, उसके साथ जो आपका ऋण है, बीमा है, इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए भी अल्टरनेटिव रिस्क मॉडल जो है वो यहाँ से मोबिलाइज किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें विजुअलाइजेशन को क्या किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा, डिराइव किया जाएगा इंटेलिजेंस, जैसे सूचना वगैरह जो है आपका जो बेस्ड होगी आपकी डिजिटल पेमेंट सिस्टम से। हमारे यहाँ बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड वगैरह भी हुए, बिल्कुल प्री के हिसाब से बिल्कुल ये कंटेक्चुअल पार्ट है। मेंस में आप इसको सिर्फ एक लाइन में एज अ एग्जांपल, एज अ जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव यूज कर पाएंगे, इसमें कोई स्वतंत्र क्वेश्चन बनने का कोई स्कोप नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यूएनएससी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा टूल है। तो पहला ये कि इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था यूएन चार्टर के द्वारा किया गया था 1945 में। तो आप लोगों को पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा, पहला जो 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वहां पर क्या बनाया गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक संस्था बनाई गई थी, वो जो फेल हो गई क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो उसके बाद एक ऐसी वैश्विक संस्था की स्थापना करना आवश्यक हो गया जो वैश्विक शांति के लिए काम करे, है ना, ठीक है। तो फिर हम यूएनएससी वगैरह, यूएन की जो है यूएनओ की स्थापना होती है। तो ये आपका 1945 में हुआ। इसके बाद ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसका प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना, इसका ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं। T5 मतलब जो स्थायी है 5 और बाकी 2-2 साल के लिए 10 अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं। इसी में जो है मेंबरशिप के लिए गेम है और ये लोग जो है और लोगों को इंटर नहीं करने दे रहे। तो बोल रहे हैं कि भैया आप बोल रहे हैं सबसे बड़ी संस्था है वैश्विक शांति के लिए, आप उसी का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। हमेशा ये मेंस के डोमेन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शनल में भी और जीएस में भी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है 2022 का, उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये जो इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये जो आपका आइडिया है ये आया कहां से, तो भैया बांग्लादेश से आया। दूसरा ये कि पहली बार इसका अनाउंसमेंट हुआ यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को ने किया 17 नवंबर 1999 को। और जो यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशनल जो जनरल असेंबली ने, उसने जो रिकॉग्नाइज किया इसको तो 2002 में। जिसकी थीम है 2022 की, वो क्या है, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।